नमस्कार। आज हम अनुवाद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनुवाद के प्रकार पार्ट 3 और हम चर्चा करेंगे कि अनुवाद के विभिन्न प्रकार किस तरह अलग अलग हिसाब से, और जैसा हमने पिछले भी चर्चा की पिछले 2 सत्रों में कि अनुवाद के विभिन्न प्रकार किस तरह अलग अलग श्रेणियों में या अलग अलग वर्गीकरण के हिसाब से बांटे गए हैं। आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं अनुवाद प्रकार बहुपक्षीयता के आधार पर, और इसके अंतर्गत 2 हिस्से हैं, भाषा बाह्य अनुवाद प्रकार और भाषा केंद्रित अनुवाद प्रकार। पिछले 2 सत्रों में हमने जो 2 अलग हिस्सों पर बात की, उसी के बाद ये जो तीसरा हिस्सा है आज इसमें हम बहुपक्षीयता के आधार पर अनुवाद के आधारों पर चर्चा करेंगे। आप जानेंगे कि बहुपक्षीयता आदि के आधार पर अनुवाद के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, भाषा बाह्य अनुवाद प्रकार से क्या अभिप्राय है, भाषा केंद्रित अनुवाद प्रकार से क्या अभिप्राय है, और अनुवाद के इन विभिन्न प्रकारों का अनुवाद के क्षेत्र में क्या महत्व और उपयोगिता है। तो जैसा कि आपको याद होगा, पिछले 2 सत्रों में हमने जो 2 प्रकारों की चर्चा की थी, पहला था अनुवाद प्रकार वर्गीकरण के मुख्य आधार और दूसरा था अनुवाद प्रकार विधा एवं प्रकृति आदि के आधार पर। आज इस तीसरे सत्र में हम चर्चा करेंगे बहुपक्षीयता आदि के आधार पर अनुवाद के विभिन्न प्रकार तथा अनुवाद क्षेत्र में उनके महत्व और उपयोगिता के बारे में। हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार हैं, इनका जो एक तरह से कहा जाए कि उद्भव हुआ या इनके जो प्रयोग पर या इनके महत्व का एहसास अनुवादकों या अनुवाद चिंतकों ने जब अपने अपने कार्य के दौरान, जब अनुवाद के प्रक्रिया के दौरान ये अनुभव किया कि जिस तरह का पाठ है उस तरह के पाठ के आधार पर अनुवाद के प्रकारों की भी प्रकृति बदल जाती है, और उसी आधार पर उन्होंने अनुवाद के विभिन्न प्रकारों की न केवल अपने अनुवाद कार्य में या अपने अनुवाद प्रक्रिया में उसका प्रयोग किया, अपितु उसके साथ उसका एक तरह से उसका सैद्धांतिकीकरण भी किया। हम पिछले 2 सत्रों में देख चुके हैं कि किस तरह अनुवाद के विभिन्न चिंतकों ने अपने अपने अनुसार अनुवाद का विभिन्न श्रेणियों के हिसाब से उनका वर्गीकरण किया है। आज इस तीसरे सत्र में हम अनुवाद के बहुपक्षीयता आदि के आधार पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अनुवाद के मूलतः 2 आधार हो सकते हैं अनुवाद प्रकारों के। एक है भाषा बाह्य अनुवाद प्रकार और दूसरा है भाषा केंद्रित अनुवाद प्रकार। चिंतकों का मानना है कि जो भाषा केंद्रित अनुवाद प्रकार है वही मूलतः जो है वो ज़्यादा कहा जाए कि फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है, और अनुवाद के जो प्रक्रिया है या अनुवाद की जो कार्यविधि है उसमें अनुवाद के भाषा केंद्रित प्रकारों पर ही ज़्यादा चर्चा होती है। लेकिन हम जैसा जानते हैं, जब हम अनुवाद के दायरे को व्यापक करके देखते हैं तब उसके अंतर्गत बहुत कुछ आ जाता है। जैसे कि अगर हम कहें तो जैसे भाषा बाह्य अनुवाद प्रकार के अंतर्गत उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे शामिल हो जाती हैं, और अनुवाद केवल भाषा केंद्रित इकाई मात्र नहीं रह जाती है। तो इस दृष्टि से हम देखेंगे कि भाषा बाह्य अनुवाद प्रकार कौन कौन से हैं और भाषा केंद्रित अनुवाद प्रकार कौन कौन से हैं, और किस तरह अनुवादकों ने इस पर चर्चा की है और किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो जैसा मैंने पीछे बताया कि भाषा बाह्य अनुवाद प्रकार, भाषा केंद्रित अनुवाद प्रकार और तीसरा है मिश्रित अनुवाद प्रकार, जिसके अंतर्गत मूलतः इन्हीं का एक तरह से कहा जाए कि अनुवाद की श्रेणियों के हिसाब से उनका वर्गीकरण है, और मिश्रित अनुवाद प्रकार के अंदर भी कुछ भाषा बाह्य और भाषा केंद्रित अनुवाद प्रकारों का ही वर्णन किया गया है। इनमें भाषा केंद्रित आधार पर वर्गीकृत अनुवाद के प्रकारों को मुख्य तथा शेष को गौण समझा जाता है। तो ये हम देखेंगे कि किस प्रकार अनुवाद के क्षेत्र में और अनुवाद के दायरे के विकास के साथ साथ किस प्रकार भाषा बाह्य अनुवाद प्रकार भी अब उस तरह चर्चा में आने लगा है, और किन किन क्षेत्रों में भाषा बाह्य अनुवाद प्रकारों की भी चर्चा होती है। भाषा केंद्रित अनुवाद प्रकारों के बारे में तो हम एक तरह से चर्चा कर भी चुके हैं, और उसमें विस्तार से चर्चा आज हम करेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले सत्र में हमने इस पर चर्चा की थी कि जेसी केटवर्थ ने जब अनुवाद के वर्गीकरण के आधार बताए तो उन्होंने पूर्ण अनुवाद और आंशिक अनुवाद की चर्चा की थी। पूर्ण अनुवाद जब, और हमने इस पर भी चर्चा विस्तार से की है, लेकिन क्योंकि हम भाषा बाह्य अनुवाद प्रकार की चर्चा कर रहे हैं तो हम उस संदर्भ में देखेंगे कि जो पूर्ण अनुवाद है वह मूलतः ऐसा अनुवाद जब अनुवादक किसी पाठ का अनुवाद करते समय उसके समग्र रूप से उसका अनुवाद करे, यानी उसकी विभिन्न इकाइयों का अनुवाद हो ना। वर्तनी तो भाषागत हो सकती है, लेकिन व्याकरण, ध्वनि और बाकी जो उसके आयाम, भाषागत आयाम होते हैं, उनका पूरी तरह से अनुवाद, और ख़ासतौर पर जो हमारा वाक्य विन्यास आदि जब पूरी तरीके से जब अनुवाद किया जाता है, शब्द, सामाजिक सांस्कृतिक शब्दावली, विभिन्न प्रयुक्तियाँ, जब पूरी तरह से कोई पाठ जब अनुवाद हो जाता है तो उसे हम पूर्ण अनुवाद कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि पूर्ण अनुवाद लगभग एक तरह से असंभव कार्य है, क्योंकि
विभिन्न भाषाओं की जो अपनी वाक्य विन्यास व्यवस्था है वो अलग अलग होती है। अगर हम भारत के संदर्भ में कहें और ख़ास तौर पर अगर हम हिंदी के संदर्भ में कहें तो हिंदी की जो वाक्य विन्यास वाक्य व्यवस्था है वह है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया। और अंग्रेजी की जो वाक्य विन्यास है वह है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। तो ये जो वाक्य विन्यास है यही जब दो भिन्न भाषी समाज के पाठ हमारे आंखों के सामने होते हैं या हमारे चिंतन के केंद्र में होते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी वाक्य विन्यास भी एक दूसरे से अलग है। और ख़ासतौर पर जैसे मैंने कहा कि भारतीय भाषा के संदर्भ में जब हमने हिंदी का उदाहरण लिया और विदेशी भाषा के संदर्भ में जब मैंने अंग्रेज़ी का उदाहरण लिया तो ये वाक्य विन्यास का जो वाक्य संरचना है इसका ही क्रम एक दूसरे से भिन्न है। जैसे मैं अंग्रेज़ी में आपको उदाहरण दूँ तो सीता गोज़ टू द मार्केट, सीता यानी कर्ता, गोज़ यानी वर्ब और टू द मार्केट यानी कर्म। और इसी तरीके से इसको जब उल्टा कर देते हैं, सीता बाजार जाती है तो सीता यानी कर्ता, बाजार यानी कर्म और जाती है यानी क्रिया। तो ये वाक्य जो हमारे संरचना है यही बदल जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब पूर्ण अनुवाद की जो अवधारणा है उसमें इस तरह के उदाहरण आपको बाइबल के अनुवाद के संदर्भ में खास तौर पर देखने को मिलते हैं। जब बाइबल के शुरुआती दौर के जब अनुवाद हुए तब उसमें भाषा की शुद्धता को लेकर या पाठ की सैंक्टिटी को लेकर या एक पवित्र ग्रंथ के प्रति जो उनके फॉलोअर्स का जो अपना मत था उसके हिसाब से इस तरह के अनुवाद को अधिक महत्व दिया गया, जिसके अंतर्गत भाषा की लगभग सारी इकाइयों को एज इट इज़ अनुवाद कर देना। तो हम पूर्ण अनुवाद के संदर्भ में इसको इस तरीके से समझते हैं। और आंशिक अनुवाद जिसमें कुछ हिस्सा अनुवाद हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता। आज जब हम भाषा बाह्य अनुवाद के प्रकारों की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत हम इसे अलग तरीके से देखेंगे। आंशिक अनुवाद में अक्सर हमारे पास अनुवाद करते समय ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका अनुवाद हो ही नहीं सकता। जैसे बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक शब्द होते हैं जिनका अनुवाद नहीं हो पाता, या कुछ ऐसी प्रयुक्तियाँ होती हैं जिनका अनुवाद नहीं हो पाता, जिनका हम लिप्यंतरण या लिप्यंतरण के माध्यम से हम उसका अपने पाठ में प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो आंशिक अनुवाद है वह मूलतः ऐसा अनुवाद जिसके अंतर्गत अनुवाद पूरी तरह संभव ना हो, उसका कुछ हिस्सा या कोई एक कंपोनेंट या किसी तरीके से वो हिस्सा उसका छूट जाए। तो भाषा बाह्य अनुवाद प्रकार के अंतर्गत अगर हम देखें तो भाषा बाह्य अनुवाद के अंतर्गत जो कहा जाए कि दो तरह के अनुवाद आ सकते हैं। एक मशीनी अनुवाद। मशीनी अनुवाद के अंतर्गत अक्सर ऐसा होता है कि जब अनुवादक अनुवाद करते हैं तो मशीनी अनुवाद, पहले अगली स्लाइड पर अगर मैं डिस्कस करूं तो HAMT यानी ह्यूमन एडिड मशीन ट्रांसलेशन यानी मानव आश्रित मशीनी अनुवाद, और दूसरा है MAHT यानी मशीन एडिड ह्यूमन ट्रांसलेशन यानी मशीन आश्रित मानव अनुवाद। आप इसको यहाँ देखें अगर तो जो मशीन आधारित अनुवाद होता है उसमें जो अनुवाद की जो पूरी प्रक्रिया है ना केवल मशीन उसे कम्प्लीटली करती है और ना ही मनुष्य, यानी कि मैनुअली उसको पूरी तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो उसके जो चार जो आयाम होते हैं या चार जो स्टेप्स होते हैं उनमें दोनों भाषाओं के वाक्यपरक तथा अर्थपरक तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित द्विभाषिक शब्दावली तैयार करना, यह काम भाषा विज्ञानी यानी अनुवादक करते हैं जो प्रोग्रामिंग नहीं जानते, यानी जिनको पास कंप्यूटर की जानकारी नहीं है। दूसरा, द्विभाषिक शब्दावली की कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग यानी कॉर्पस निर्माण करना या शब्दों का क्रमबद्ध रूप से कंप्यूटर में उसकी फीडिंग करना, ये काम प्रोग्रामर करते हैं जो भाषा विज्ञान से प्रायः परिचित नहीं होते तथा उसे भाषा विज्ञानी यानी अनुवादक के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, कंप्यूटर द्वारा अनुवाद पर्यायों की आपूर्ति, यानी कि जब डाटा फीड हो जाता है कंप्यूटर के अंदर तब पाठ डालने पर जब पाठ का अगेंस्ट जब अनुवाद कंप्यूटर प्रदान करते हैं, यानी जो पर्याय या जो शब्द या कॉर्पस जो कंप्यूटर में फीड किया गया है उसे टेक्स्ट के अनुसार उसको इनको अनुवाद के संदर्भ में रखना वो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। और दूसरा चौथा है अनुदित पाठ का संपादन, जो मशीनी ट्रांसलेशन में खास तौर पर ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मशीन के अनुवाद के बाद उसे फिर से एक बार देखे जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे शब्द या बहुत सारे संदर्भ ऐसे हैं जो ठीक से यदि अनुवाद नहीं हुए तो उन्हें फिर से देखा जाना या उन्हें फिर से पढ़े जाने की आवश्यकता होती है। तो जिस आंशिक अनुवाद का हम जिक्र कर रहे थे कैटफर्ड के संदर्भ में, जिसे अनुवाद का भाषा बाह्य अनुवाद प्रकार कहा जा रहा है अनुवाद प्रकारों के संदर्भ में, उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार इस भाषा बाह्य अनुवाद प्रकार के अंतर्गत
जो मशीन ट्रांसलेशन है, जिसमें जिसका कुछ हिस्सा अनुवादक ट्रांसलेट करते हैं और कुछ हिस्सा मशीन करती है और इसका कुछ हिस्सा प्रोग्रामर करते हैं। तो ये जो मिली जुली प्रक्रिया है, जिसके अंदर आंशिक अनुवाद हो रहा है, जिसको एक कहा जाए कि भाषा बाह्य अनुवाद का एक प्रकार है, जिसमें भाषा के अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेट होते हैं या उसकी सहायता से अनुवाद किया जाता है, तो इसे एक तरह से भाषा बाह्य अनुवाद प्रकार का एक रूप माना जाता है। दूसरा एक प्रकार है जिसको अगर हम यहाँ समझें, कैटफर्ड द्वारा कैटफर्ड जिसकी ओर संकेत करते हैं आंशिक अनुवाद, वह दूसरा अनुवाद प्रकार है सहयोगात्मक अनुवाद। और सहयोगात्मक अनुवाद किस तरीके से किया जाता है? मान लीजिए कि आप किसी पाठ का अनुवाद करना चाहते हैं, आप तुर्की भाषा से उस पाठ का हिंदी में अनुवाद करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास आपने उस पाठ को अंग्रेज़ी के माध्यम से पढ़ा है, या आप किसी तुर्की विशेषज्ञ को लेकर उसका अनुवाद करवाते हैं और फिर उसका अनुवाद आप अपनी भाषा में कर रहे हैं। तो जब हम इस सहयोगात्मक रूप से किसी अनुवाद के काम को अंजाम देते हैं या उस काम को कंप्लीट करते हैं, तो उसे भाषा बाह्य अनुवाद प्रकार के अंतर्गत देखा जाता है, जहाँ सहयोग के साथ एक अनुवादक और एक भाषा विज्ञानी को साथ रख के या भाषा के एक्सपर्ट को साथ रख के उसका अनुवाद किया जाता है। हम जैसा अक्सर इस पर चर्चा करते रहे हैं कि अनुवाद की जब हम अनुवाद करते हैं तो अनुवादिका या अनुवादक से जो मूलभूत अपेक्षाएं होती हैं वे ये है कि उन्हें दो भाषाओं के साथ साथ दो संस्कृतियों का भी ज्ञान हो। और इस संस्कृति का ज्ञान या जब हम बात करते हैं तो हम साहित्य के संदर्भ में, सृजनात्मक साहित्य, इतिहास के संदर्भ में हम इसका जिक्र करते हैं। लेकिन जब इसी तरह जब ज्ञान प्रधान साहित्य के अनुवाद की बात की जाती है, तब अक्सर ये कहा जाता है कि अनुवादिका या अनुवादक के पास दो भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ उस विषय विशेष की भी जानकारी हो, ताकि जब वे अनुवाद करें तो अनुवाद करते समय न केवल भाषा उन्हें अंतरण करना है, उन्हें जो उसका जो कंसेप्चुअल मीनिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे भी लक्ष्य पाठक तक ले जाना है और सही अर्थ में ले जाना है, वो कहीं उसमें विचलन की गुंजाइश ना हो। तो इस तरीके से जब हम सहयोगात्मक अनुवाद की बात करते हैं तो इस स्थिति में ये हो सकता है कि एक व्यक्ति जो उस संस्कृति या समाज विशेष का ज्ञानी हो या जानकार हो और दूसरा जो भाषा ज्ञानी हो। तो इस तरीके से एक सहयोगात्मक अनुवाद की कल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत ये दोनों ही अनुवाद प्रकार बाह्य अनुवाद के संदर्भ में देखे जाते हैं। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण है, जिसे कि अनुवादकों ने माना है कि जो मूल अनुवाद प्रकार है वे भाषा केंद्रित अनुवाद प्रकार है। तो भाषा केंद्रित अनुवाद प्रकारों के अंतर्गत भाषा की संरचना, भाषा की शैली, माध्यम और उसमें प्रयुक्त प्रतीकों आदि की प्रकृतिपरक पाठ के आधार पर निर्धारित प्रकारों को इस वर्ग में रखा जाता है। भाषा संरचना के आधार पर अनुवाद, भाषा शैली के आधार पर अनुवाद, भाषा माध्यम के आधार पर अनुवाद, भाषा प्रतीकों के आधार पर अनुवाद और पाठपरक अनुवाद। तो जो भाषा प्रतीक और पाठपरक यानी 4 नंबर जो चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं अपने पहले के 2 सत्रों में, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार फिर से संक्षेप में उस पर ज़रूर प्रकाश डालूंगी ताकि आप इसे क्रम में जोड़कर देख सकें। तो पहली हम चर्चा करेंगे भाषा संरचना पर। भाषा संरचना के जो भाषा का जो अनुवाद है, भाषा संरचना के आधार पर जब अनुवाद की बात की जाती है, तो और ख़ास तौर पर जब हमने कहा कि भाषा केंद्रित अनुवाद प्रकार के अंतर्गत जो हमारा अनुवाद का जिसे हम प्रॉपर ट्रांसलेशन कहते हैं, उस संदर्भ में इसे अधिक देखा जाता है। प्रॉपर ट्रांसलेशन जहां हम मानकर चलते हैं कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच का व्यापार है और मूलतः लिखित व्यापार है। तो इस तरीके से जब हम भाषा को संरचनागत रूप से देखते हैं, तब उसकी संरचना पर विचार करते हुए हम ये देखते हैं कि अनुवाद किस प्रकार किया जाता है और कौन कौन सी मूलभूत इकाइयाँ हैं उसमें जो अनुवाद को संभव बनाती हैं, किन किन स्तरों पर अनुवाद किया जाता है। लेकिन जब हमने भाषा बाह्य अनुवाद प्रकार का जिक्र किया तो हमने देखा कि वहाँ पर जाकर अनुवाद का दायरा थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है, जिसमें हम सहयोगात्मक अनुवाद को लेते हैं, हम आंशिक अनुवाद को लेते हैं, हम उसमें उसके विस्तार को अगर देखें तो वो उसका विस्तार भाषा को केवल एक पूरी तरह से भाषा को ही अनुवाद की इकाई न मानकर उसके व्यापक परिवेश को या व्यापक परिदृश्य की चर्चा करता है। तो जो भाषा संरचना की दृष्टि से जिसका जिक्र 5 श्रेणियों में किया गया है, जो पहली श्रेणी है भाषा संरचना। भाषा संरचना के अंतर्गत जो अनुवाद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई भाषा को ही माना जाता है और भाषा की संरचना के आधार पर अनुवाद की बात की जाती है। तो भाषा संरचना के विश्लेषणात्मक स्तर पर तथा स्तरों की विशेषतः व्याकरणिक स्तर की श्रेणियों के अधिक्रम के आधार पर अनुवाद का जिक्र होता है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के अनुवाद हैं,
समग्र अनुवाद और परिसीमित अनुवाद। तो फिर से समग्र अनुवाद जिसका कि जेसी कैटफर्ड अपने यहाँ जिक्र भी करते हैं, पूर्ण अनुवाद, उसी संदर्भ में समग्र अनुवाद को देखे जाने की आवश्यकता है, जहाँ अनुवाद पूरी तरीके से संभव हो जाए। अगर मैं उदाहरण के संदर्भ में अगर समझाऊं तो समग्र अनुवाद के अंतर्गत मूल भाषा संरचना के स्तर लक्ष्य भाषा के सब समूल्य स्तरों से प्रतिस्थापित हो जाए तो उसे समग्र अनुवाद कहेंगे। परंतु संरचनात्मक भाषा विज्ञान की मान्यताओं के अनुसार दो भाषाओं की समस्त व्यवस्थाओं में समूल्यता होती ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक भाषा का अपना एक खास स्ट्रक्चर होता है, अपना एक पूरी व्यवस्था होती है। और जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी भाषा जो किसी समाज को रिप्रेजेंट करती है या उसका प्रतिनिधित्व करती है, वह भाषा उस समाज, उस संस्कृति, उसकी परंपरा, उसके इतिहास और उसकी सभ्यता, संस्कृतिगत विकास के साथ उसका निर्माण होता है। और जब हम इस स्तर पर कहते हैं तो वो भाषा अपने समाज में इतने गहरे जड़ें जमाए हुए होती है कि आप उस भाषा को एग्जैक्टली दूसरी भाषा में रख दे या उसे उस तरीके से पुनः प्रस्तुत कर दे, ये संभव नहीं होता है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि भारतीय समाज की ही विभिन्न भाषाओं की बात करें, तब अब कहा जा सकता है क्योंकि एक ही समाज है तो एक ही समाज की बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। लेकिन फिर हम जब इन्हीं समाज की, जिसे हम एक भारतीय समाज के संदर्भ में जिसे हम एक संस्कृति या एक समाज या एक भाषाभाषी समाज कह रहे हैं, जब हम उसके भीतर भी झांकते हैं तो यहाँ संस्कृतिगत आधार पर या विकास क्रम के आधार पर या भाषा निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर या भाषा के प्राचीन इतिहास के आधार पर हम देखते हैं कि बहुत अंतर है। किसी भाषा का विकास पिछले 500 वर्षों में हुआ है, कोई भाषा पिछले 2000-2500 वर्षों तो चली आ रही है, किसी भाषा के विकास में पिछले 700-800 वर्ष लगे हैं और कोई अभी नया जैसे एक तरह से अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में है। तो जब ये भाषाएं हम अलग अलग स्तर पर देखते हैं और जब उनके बीच हम अनुवाद की बात करते हैं, तब ये ज़रूरी नहीं है कि वे दोनों भाषाएं आपस में एक दूसरे के समान हों। और जैसा पहले भी मैंने अलग अलग सत्रों में जिक्र किया कि जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पदबंध, प्रयुक्तियाँ जो हमारी भाषाओं के बीच जिनका निर्माण होता है और उनके निर्माण के पीछे हमारा अपना सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास होता है, उसका समान रूप से कोई समतुल्य ढूंढ लेना या पर्याय ढूंढ लेना दूसरी भाषा में लगभग संभव नहीं होता है। तो जो समग्र अनुवाद का जो आयाम है वो एक तरह से कहा जा सके कि बहुत सैद्धांतिक किस्म का है, जिसमें पूरी तरह से अनुवाद संभव नहीं होता है। दूसरा जो भाषा संरचना के अंतर्गत जिसे परिसीमित अनुवाद माना जाता है, जिसके अंतर्गत अनुवाद पाठक या श्रोता या हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट रीडर है, उसके अनुसार उस भाषा के अनुवाद के अंतर्गत हम परिसीमित अनुवाद के विभिन्न प्रकारों को रखते हैं, जिसमें पहला है स्वनिमिक, दूसरा है लेखनीय, तीसरा है व्याकरणिक और चौथा है शब्दकोशीय। तो जो स्वनिमिक अनुवाद प्रकार है उसके अंतर्गत जब अनुवाद का जब जिक्र किया जाता है तो ऐसा अनुवाद जिसमें स्वन का अर्थ ध्वनि, तो ध्वनि के आधार पर जब अनुवाद होता है, यानी कि भाषा हम जानते हैं कि कुछ जब हम भाषाओं को बोलते हैं तो उसके बीच में कई जगह हम भाषा के प्रयोग में हमारे जो अल्प प्राण या महाप्राण या जिसे कहते हैं घोष के हिसाब से जो स्वर निकलते हैं, उन स्वरों का लक्ष्य भाषा पाठ में अनुवाद करना। तो ये जो अनुवाद है मूलतः ध्वनि के आधार पर है। और इस तरह के अनुवाद हम कहाँ देखते हैं, हमने पीछे भी जिक्र किया था कि इस तरह के अनुवाद हम अक्सर लिप्यंकन और लिप्यंतरण नामक जो हमारे अनुवाद के विभिन्न प्रकार हैं उसके अंतर्गत देखते हैं। क्योंकि लिप्यंकन में हम जब कोई वक्ता बोल रहे हैं या किसी के कही हुई बात को, बोली हुई बात को या किसी के वक्तव्य को रिकॉर्ड करके उसे शब्दबद्ध या लिपिबद्ध करना, उसे हम लिप्यंकन कहते हैं। और लिप्यंकन की प्रक्रिया के अंतर्गत सेम यही बात जहां हम ध्वनि की बात कर रहे हैं कि हम मूल वक्ता के जो कहे हुए कथन है या मूल वक्ता ने जो बात कही है उसी को हम लिप्यंकित करके या ट्रांसक्राइब करके रख रहे होते हैं। और ऐसी स्थिति में हम उसकी ध्वनि का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि जिस प्रकार वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसी आधार पर उसे शब्दबद्ध करना या उसे लक्ष्य पाठ के हिसाब से उनके स्वनों या उनके ध्वनियों को मॉडिफाई करना या परिवर्तन करके रखना। तो ये हुआ लिप्यंकन, जिसे हम कह सकते हैं स्वनिमिक अनुवाद के संदर्भ में इसका जिक्र होता है, जिसका जो मूल जो आधार है वह है भाषा की या शब्दों की जो घोषत्व, जो प्राण तत्व है, यानी कि जो स्वनिम इकाइयाँ हैं उसके आधार पर हम उसका अनुवाद करते हैं। और दूसरा है उसके अंतर्गत
जिसके आधार उच्चारण के आधार पर उसमें परिवर्तन किया जाता है। दूसरा हमने कहा लेखनीय अनुवाद। लेखनीय अनुवाद के अंतर्गत जो अनुवाद करते समय कहा जाए उसको कि जो भाषिक इकाई है, जो शब्द क्रम है, उसको अनुवाद न करके उसे एज इट इज़ दूसरी भाषा में उसकी लिपि विशेष में रख देना, जिसे हम इस संदर्भ में देख सकते हैं। तो ये जो अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार हैं, ये मूलतः परिसीमित अनुवाद के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें अनुवाद पूर्णतः संभव नहीं होता, या कहा जाए कि पूर्णतः अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती, या अनुवादिता की स्थिति में अनुवादिका या अनुवादक को ऐसे प्रकारों को ऑप्ट करना पड़ता है या उनका सहारा लेना पड़ता है, या जैसा मैंने बताया कि जब हम सामाजिक सांस्कृतिक किस्म का जब कोई साहित्य का अनुवाद कर रहे होते हैं, या कई बार हम ऐतिहासिक संदर्भ में ऐतिहासिक शब्दों का या ऐतिहासिक प्रयुक्तियों का जब हम अनुवाद कर रहे होते हैं, या किसी जातिगत या संप्रदाय विशेष के साहित्य का जब अनुवाद किया जाता है, तब इस तरह के साहित्य के अनुवाद में हम इन शब्दों का या ऐसी खास प्रयुक्तियों का अनुवाद न करके उसे हम अपनी भाषा में लिप्यंतरण के माध्यम से ले जाते हैं। तो जब ये लेखनीय अनुवाद के जब हमने जिक्र किया, तो ये उसी संदर्भ में इसको देखा जाएगा कि किस तरीके से उसे लिप्यंतरण करके उसे दूसरी भाषा में ले जाया जाता है। जब हमने स्वनिमिक अनुवाद की बात की, तो उसके अंतर्गत ध्वनियों के अनुवाद का जिक्र हमने किया, क्योंकि वहाँ जब हम ध्वनि के अनुवाद की हम बात कर रहे हैं, और इस तरह का जो प्रयोग है अनुवाद का, वो बेसिकली डबिंग और सबटाइटलिंग जैसे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल अधिक होता है, क्योंकि जब आप किसी फिल्म के लिए डबिंग करते हैं, या जो हमारे डबिंग के विशेषज्ञ हैं, जब वे भाषा की डबिंग करते हैं, तब वे मूलतः, अगर मैं इसको इस तरीके से आपको एक उदाहरण देकर समझाऊं, कि मान लीजिए आप कोई फ्रेंच मूवी देख रहे हैं जिसका पूरा जो पार्ट है वो फ्रेंच में है, लेकिन आपके पास वो आपकी भाषा में डब होकर आप तक पहुंचा है। तो जो आपकी भाषा में जब उसको डब किया गया, और डब करते समय ऐसे बहुत सारे शब्दों को एज इट इज़ फ्रेंच से लिया गया, जिसका कि होना वहाँ आवश्यक था, उसके बिना उसका अनुवाद संभव नहीं था, या कहा जाए कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब उन शब्दों को या उन प्रयुक्तियों को आपकी भाषा यानी लक्ष्य भाषा या लक्ष्य पाठक की भाषा या लक्ष्य संस्कृति की भाषा के आधार पर उसी तरह उसे ध्वनिगत करना जिस तरह वो लक्ष्य पाठ में हो सकता है। ऐसा हम प्रयोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो उर्दू की बहुत सारी ध्वनियाँ हैं, अरबी फारसी जो ध्वनियाँ हैं, क है जिसको हम क लिखते हैं, ज है जिसका हम प्रयोग ज के रूप में करते हैं, तो किस तरीके से ये ध्वनियाँ, फ है वो फ हो जाता है, तो किस तरीके से ये ध्वनियाँ हमारी भाषा या हमारी संस्कृति में आकर वो हमारी भाषा या हमारी संस्कृति का आकार ले लेते हैं। ये हुआ लेखकीय अनुवाद। तीसरा हम लेखनीय अनुवाद। तीसरा इस संदर्भ में देखेंगे है व्याकरणिक अनुवाद, जहाँ पर अनुवादिका या अनुवादक वाक्य का या पैराग्राफ का या जो भी उनकी अनुवाद की जो इकाई है उसका अनुवाद केवल व्याकरण के आधार पर करते हैं, शब्दों के स्तर पर नहीं। और आजकल आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं जहाँ मीडिया में या न्यूज़पेपर्स में, समाचार पत्रों में जब हिंदी का मान लीजिए जब समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो समाचार पत्र में जो भाषा है उसका व्याकरण तो हिंदी का है, लेकिन उसका जो शब्द प्रयोग है वो अधिकांश अंग्रेज़ी है। जैसे पूरा वाक्य ही लिखना कि कल के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छपी थी, तो जब इस तरीके से हम बोलते हैं तो ये जो न्यूज़पेपर और न्यूज़ का हमने प्रयोग किया चाहते तो वहाँ पर उसके हिंदी के प्रयोगों को रखा जा सकता था, लेकिन इस तरह की भाषा हम अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं, जहाँ हमारा जो वाक्य व्यवस्था है या वाक्य संरचना है वो तो हमारी अपनी भाषा की है, लेकिन जो शब्द हैं या जो अवधारणाएँ हैं वो एज इट इज़ हमने जिस भाषा से लिया उसी भाषा में उसको एज इट इज़ प्रस्तुत करना। तो ऐसे उदाहरण हमें जो रोज़मर्रा की भाषा है ऐसे में देखने को मिलते हैं। या हम देखते हैं कि मीडिया में भी इस तरह की भाषा है जहाँ अनुवाद की कहा जाए कि एक तरह से जो एक जटिल प्रक्रिया है, कई बार उससे बचने के लिए या कई बार उसे भाषा को ज़्यादा संप्रेषणीय बनाने के लिए या उसे इतना ऐसा बनाने के लिए कि लोगों तक आसानी से पहुंच सके, या फिर कई बार इसलिए भी कि अनुवाद में ज़्यादा श्रम ना करना पड़े और जल्दी उसको फ़ॉरेन टेक्स्ट प्रोवाइड करना जिसे कहते हैं, उस संदर्भ में उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि परिसीमित अनुवाद के अंतर्गत व्याकरणिक अनुवाद, जिसके अंतर्गत व्याकरण का तो अनुवाद है यानी भाषा संरचना, वाक्य व्यवस्था, उस सब का अनुवाद है, लेकिन शब्द एज इट इज़ दूसरी भाषा के या जिस भी मूल भाषा से लिए गए हैं इस तरह प्रयोग हो रहे हैं। और चौथा अनुवाद है शब्दकोशीय। शब्दकोशीय अनुवाद के अंतर्गत जहाँ शब्दों का अनुवाद हो जाता है, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि फ्रेम
वह वैसा का वैसा रहता है। और हम देखते हैं कि आजकल स्लैंग की भाषा या कॉलेज के बच्चों की भाषा या कई बार हम लोग भी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जहाँ हमारा पूरा वाक्य तो हिंदी का अंग्रेज़ी का है, लेकिन कोई एक शब्द हमने हिंदी का उसमें प्रयोग किया, या जैसे कि उसके प्रयुक्ति में हमने एक तरह से मिक्स कोडिंग जैसे कोड का मिश्रीकरण कर दे, दोनों भाषाओं का मिश्रण से एक नई भाषा, जिसे कहते हैं एक बहुत ही चलताऊ भाषा, या एक बहुत कॉलेज के बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संदर्भ में आप इसको देख सकते हैं। तो जैसे हम जब हम बात करते हैं तो हम अपने विषयों का नाम अंग्रेज़ी में ही लें, या जब हम सेंटेंस बोलें तो पूरा सेंटेंस हिंदी में बोलते हुए एक शब्द का अंग्रेज़ी में, या पूरे सेंटेंस का अंग्रेज़ी में बोलते हुए कुछ शब्दों का हिंदी में प्रयोग करें। तो इसे हम शब्दकोशीय स्तर पर, जहाँ शब्दों का अनुवाद है, व्याकरण का नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो परिसीमित अनुवाद है, जो भाषा संरचना के आधार पर, वो किस प्रकार से अलग अलग होता है। अब भाषा शैली या प्रयुक्ति के आधार पर जो अनुवाद हैं हम देख सकते हैं, साहित्यिक अनुवाद, शास्त्रीय अनुवाद, तकनीकी अनुवाद, प्रकार्यात्मक अनुवाद, मीडिया अनुवाद। आप इसमें बहुत सारे क्षेत्र जोड़ सकते हैं कि जब अनुवाद करते समय अनुवाद के प्रकारों की जो बात है वो भाषा शैली पर निर्भर करती है। जैसे हम जानते हैं जो हम साहित्य का अनुवाद करते हैं तो साहित्य के अनुवाद की अपनी एक खास भाषा शैली है, उसकी जो लक्षणापरक भाषा है, उसकी व्यंजनापरक भाषा है, उसमें शब्द हैं, कम शब्द हैं, मौन है, चुप्पियाँ हैं, या बहुत सारे ऐसे अभिव्यक्तियाँ हैं या अर्थ छवियाँ हैं जिनका अनुवाद करते समय अनुवादिका या अनुवादक को एक खास तरह की रणनीति, खास तरह की स्ट्रैटेजी के तहत चलना होता है। उसी तरीके से शास्त्रीय अनुवाद भी अब खास तकनीक की मांग करता है। तकनीकी अनुवाद, प्रशासनिक अनुवाद, ये अनुवाद की जो कोटियाँ हैं या कहा जाए जो कैटेगरीज़ हैं, तकनीकी अनुवाद या प्रशासनिक अनुवाद, ये पूरी तरह से ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं, जहाँ पर अनुवाद करने की अपनी एक खास शैली होगी, अपने एक वाक्य, अपनी एक प्रेजेंटेशन होगा, और प्लस उनके जो अपने पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं उनकी सहायता से ही उनका अनुवाद किया जाएगा। और भाषा में भी ये खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि उसे पूरी तरह से अभिधात्मक रखा जाए, उसके अंदर भाषा के साथ बहुत अधिक खिलवाड़ या भाषा के साथ बहुत ज़्यादा प्ले की संभावना नहीं होती। एक मीडिया अनुवाद, अगर आप मीडिया अनुवाद देखें तो मीडिया अनुवाद के अंतर्गत आपको बहुत सारे शेड्स दिखाई देंगे। ये डिपेंड करता है कि मीडिया के किस हिस्से की बात हो रही है। अगर हम न्यूज़पेपर देखें तो समाचार पत्रों के अंदर पहला पृष्ठ जो होता है राजनीति का होता है, फिर उसके आगे संपादकीय पृष्ठ होता है, फिर मनोरंजन का पृष्ठ होता है, फिर उसमें खेल जगत का पृष्ठ होता है, तो इस तरीके से फिल्मी पेज होता है। तो इस तरह से जो टेक्स्ट बदलता है, पाठ जो बदलता है, तो पाठ के बदलने के साथ साथ अनुवादक की जो रणनीति है या अनुवादिका अनुवादक जो हमारे जो ट्रांसलेटर्स हैं उनकी रणनीति भी बदलती है, क्योंकि उन्हें भाषा के साथ उसी तरीके का अनुवाद करना होता है। जब आप किसी रिपोर्ट का अनुवाद कर रहे हैं तो रिपोर्ट का अनुवाद करते समय भाषा बिल्कुल फ्लैट होगी, सपाट होगी और स्पष्ट होगी। स्पष्टता और संप्रेषणीयता उसका पहला गुण है। लेकिन जब आप रिपोर्टाज का अनुवाद कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा कहा जाए कि थोड़ा साहित्यिक आस्वाद होता है, जिसमें कहा जाए कि एक सृजनात्मकता होती है, उसके अनुवाद में भाषा भी अपने कलेवर के अनुसार बदलती है। जहाँ लाक्षणिकता आती है, व्यंजना आती है, या भाषा के शब्दों में या प्रयुक्तियों में परिवर्तन हो जाता है, और अनुवादिका या अनुवादक को भी अपनी रणनीति को उसके अनुसार बदलना पड़ता है। जब हम खेल जगत के समाचार पत्रों पर देखते हैं, खेल जगत के समाचार देखते हैं, तो उसमें खेल के शब्दों का प्रयोग होता है, जिसको समझते हुए आपको उसका अनुवाद करना होता है। अगर फुटबॉल है तो फुटबॉल की शब्दावली, क्रिकेट है तो क्रिकेट की शब्दावली, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी, और कई बार हम देखते हैं खेल जगत के समाचारों में अक्सर पूरा वाक्य नहीं होता, 4 शब्दों से, एक पदबंध से ही एक सेंटेंस को कम्युनिकेट कर दिया जाता है। तो उस तरह के समाचारों का अनुवाद करते समय या उस तरह की प्रयुक्ति का अनुवाद करते समय अनुवादिका या अनुवादक को भी उसी तरह की रणनीति लगानी है, जिसके माध्यम से न केवल वो न्यूज़ या खबर या जो भी जानकारी आपके पास है वो संप्रेषणीय हो, अपितु वो उसके साथ वैसी ही अट्रैक्टिव या आकर्षक, जिसे हम कहें कि बहुत कैची हो, ताकि खबर पढ़ते हुए जो एक त्वरिता होती है कि हम पढ़ा और उसको न्यूज़ ग्रास्प किया, वो उसके अंदर साथ में आना चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि भाषा शैली और प्रयुक्ति के अनुसार कैसे अनुवाद की जो प्रक्रिया है, अनुवाद को प्रयोग करने की जो शैलियाँ हैं, वे कैसे बदल जाती हैं। और अंतिम है इसमें भाषा माध्यम। तो भाषा माध्यम, हम जानते हैं कि भाषा के माध्यम 2 होते हैं, मौखिक और लिखित, और हमें मौखिक और लिखित दोनों संदर्भों में अनुवाद के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसे हम जो साहित्य पढ़ते हैं, विभिन्न भाषा भाषी साहित्य या गैरात्मक साहित्य या अलग किस्म की जितने भी तरह की जो जानकारी या सूचनाएं हम तक आती हैं, हम जानते हैं उसमें अधिकांश लिखित से लिखित अनुवाद के रूप हैं। जैसे कोई पुस्तक है तो पुस्तक का अनुवाद दूसरी पुस्तक के रूप में, एक भाषा से दूसरी भाषा, जिसे हम प्रॉपर ट्रांसलेशन के संदर्भ में समझते हैं। लिखित से मौखिक अनुवाद,
तो लिखित से मौखिक अनुवाद कहाँ होता है, जहाँ पाठ लिखित है उसका मौखिक अनुवाद। जैसे हम कहें कि आप जब बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाते हैं तो लिखी हुई कहानी को आप पढ़कर उसे अनुवाद के माध्यम से या उसे शॉर्ट करके या उसे एक्सप्लेन करके उसे व्याख्या करके आप उसके मौखिक अनुवाद का एक प्रकार है। मौखिक से लिखित अनुवाद, इसी तरीके से मौखिक से लिखित अनुवाद का एक बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव उदाहरण हो सकता है जब हम फिल्मों में सबटाइटलिंग की बात करते हैं, जहाँ हमने एक स्क्रिप्ट को सुना, उसकी डबिंग, उसके मेन कंटेंट को सुना और उसके आधार पर हमने उसके लिखित संवाद तैयार किए। तो जो लिखित संवाद तैयार हुए जो आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होते हैं आपकी फिल्म देखने के दौरान या कोई वृत्तचित्र या डॉक्यूमेंट्री देखने के दौरान, तो हम देखते हैं जो लिखित संवाद हैं वो मूलतः मौखिक से लिखित की प्रक्रिया के तहत आए हैं। और मौखिक से मौखिक अनुवाद, जैसे कि जब अब दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा हो तो बीच में जो इंटरप्रेटर या जिसे मीडिएटर कहते हैं भाषा के, जो जिसे हम दुभाषिया कहते हैं, वो मूलतः मौखिक अनुवाद कर रहे होते हैं, जहाँ वे एक व्यक्ति के कथन को दूसरे व्यक्ति तक अनुवाद के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, जिसे हम साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन कहते हैं, आशु अनुवाद कहते हैं, या जिसे हम निर्वचन भी कहते हैं। तो भाषा के माध्यम के हिसाब से जो अनुवाद के दो माध्यम हैं, लिखित और मौखिक, तो लिखित से लिखित, लिखित से मौखिक, मौखिक से लिखित और मौखिक से मौखिक, इस सभी के उदाहरण हम अपने भाषा प्रकारों में देखते हैं। और किस तरीके से अनुवादिका या अनुवादक को उनके अनुसार अपनी रणनीति को भी बदलना होता है। जैसा कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो मौखिक से लिखित का जब मैंने आपको एक उदाहरण दिया जिसके अंतर्गत मैंने सबटाइटलिंग की बात की, तो हम जानते हैं कि जब कोई फिल्म अपने फ्लो में चल रही होती है तब उसके जो डायलॉग्स हैं, जो संवाद हैं, वो फिल्म की डिमांड, उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसके पात्रों की या उस पूरे परिवेश या परिदृश्य की ज़रूरत के हिसाब से होते हैं। लेकिन जो सबटाइटलिंग्स आती हैं, जो सबटाइटल जिसे हम उपशीर्षक कहते हैं, वे बहुत छोटे या कई बार कम या कई बार बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से स्किप करते हुए उनका अनुवाद किया जाता है। तो अब अनुवादक को ये देखना होता है कि इतने समय के बीच पूरी खबर कम्युनिकेट भी हो जाए और उनकी रोचकता भी बनी रहे और इतना बोझिल ना हो कि दृश्य के देखने के साथ साथ संवाद को पढ़ने में इतना समय ना लग जाए कि दोनों के बीच में कोई तारतम्य ना हो। तो ये जो रणनीतियाँ हैं अनुवादिका या अनुवादकों की, ये पाठ की ज़रूरत के हिसाब से, माध्यम के हिसाब से किस प्रकार बदलती हैं, इसका जिक्र हमने किया। उसके अतिरिक्त जो भाषा प्रतीक और पाठपरक अनुवाद है, जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, हम पिछले जो सत्र थे उसमें हमने किया था। तो प्रतीक के आधार पर अनुवाद के प्रकार अगर आपको याद हो तो हमने जैकबसन, रोमन जैकबसन, जो इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन यानी अन्वयांतर अंतर्भाषिक अनुवाद, इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन यानी अंतर्भाषिक अनुवाद या जिसे कि भाषांतरण कहा जैकबसन ने, और तीसरा अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद जिसे इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन कहते हैं। तो भाषा प्रतीकों के आधार पर अनुवाद के ये तीन विभिन्न प्रकार हैं जिसकी कि हमने चर्चा की थी। और पाठपरक अनुवाद, जहाँ पाठ केंद्रित अनुवाद हो, उसके अंतर्गत शब्दानुवाद, शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद और छायानुवाद। आपको अगर याद हो तो पिछले के सत्र में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। तो हमने ये देखा कि बहुपक्षीयता के आधार पर अनुवाद के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और अनुवादिका या अनुवादक की जो रणनीति है अपने अनुवाद के दौरान, अपनी इस पूरी प्रकृति के दौरान कैसे बदलती है, किस प्रकार अनुवादिका या अनुवादक अनुवाद करते समय इस रणनीति को बदलते हैं और किन किन सावधानियों को रखते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें ध्यान देनी होती है और किन चीज़ों या किन बिंदुओं पर केंद्रित करके वे एक सफल अनुवाद, एक संप्रेषणीय पाठ का निर्माण करते हैं। तो इसकी अपनी चुनौतियां हैं, अपनी सीमाएं हैं, अपनी शक्तियां हैं, लेकिन सभी को साधते हुए अनुवाद करना ही अनुवाद कर्म का मूल उद्देश्य है। इस दृष्टि से हम इस पाठ को देखेंगे। इस बहुपक्षीयता के आधार पर अनुवाद के ये विभिन्न प्रकार थे जिसकी हमने चर्चा की। इसके बाद के खंड पर हम इसके अगले सत्र में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।